आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे, उसमें कोई भी समस्या नहीं थी। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 3। अब देखिए चैप्टर 2 तक आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा है अध्याय 3, जिसका नाम है 12वीं सदी का पुनर्जागरण। अब देखिए पुनर्जागरण का मतलब समझिए। 12वीं सदी यानी कि मध्यकालीन यूरोप का पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना, ध्यान रखिएगा। इसको ये मध्यकालीन यूरोप का पुनर्जागरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात को, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लेता है मध्यकालीन यूरोप का पुनर्जागरण। 12वीं सदी ना पूछकर ये मध्यकालीन यूरोप पूछ लेता है। आइए आप पूछ लेता है मध्यकालीन यूरोप में साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। ये पुनर्जागरण में ही परिवर्तन हुए थे, ध्यान रखिएगा। ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। या पूछ लेगा विज्ञान के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, ये इसी चैप्टर में हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन यूरोप को ही ये 12वीं सदी का पुनर्जागरण कहते हैं। अब देखिए पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना होता है। क्या होता है? वापस से जगना। जागरण का मतलब जगना होता है ना कहीं पर जागरण का मतलब क्या होता है? जगना। जागरण का अर्थ ही होता है क्या? जगना। अब पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना। अब पुनर्जागरण देखिए यहाँ पर पुनर्जागरण का परिभाषा क्या होगा। यूरोप में देखिए यहाँ पर अलग होगा पुनर्जागरण। यूरोप में 14वीं से लेकर 14वीं यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी तक 16वीं सदी तक में जो सांस्कृतिक साहित्यिक दार्शनिक यानी कि दर्शन के क्षेत्र में विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हुआ उसे पुनर्जागरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुनर्जागरण कहते हैं। या आप ऐसे भी ले सकते हैं पुनर्जागरण, फिर से जगना क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। लेकिन बड़ा में लिखिएगा थोड़ा सा अच्छा न रहेगा। अब देखिए यूरोप में जो 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक जो भी सांस्कृतिक, साहित्यिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक परिवर्तन हुए थे, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हुआ था, दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ। दर्शन मतलब फिलोसफी होता है, दार्शनिक को फिलोसोफर बोला जाता है। फिलोसफी एक सब्जेक्ट भी होता है, तो फिलोसोफर होता है। तो देखिए ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए, गणित के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक भी हुए। तो ये सब परिवर्तन हुए, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। उसे ही क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। अब ये परिवर्तन क्यों हुए? अचानक ही सब इतने बड़ा काम अचानक ही होने लगता है? कुछ भी अचानक होने लगता है? नहीं। अब बारिश होने से पहले भी अचानक बारिश होने लगता है? नहीं। पूरा माहौल बनता है बारिश होने का। माहौल जानते कैसे बनता है? पूरा आंधी आएगा, इधर उधर पूरा बादल इधर उधर खूब घूमेंगे, एकदम पूरा आसमान में एकदम बादल दौड़ा दौड़ी करते हैं, एकदम जो बादल का रेस लगता है, एकदम कौन पहुंचेगा, दौड़ा दौड़ी खूब करते हैं, आपस में टकराते हैं दौड़े दौड़ी करने में। तो क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है। बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो पूरा माहौल बनता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी पूरा माहौल बना। कभी कोई भी बड़ा कार्य होने के लिए पूरा माहौल बनता है। ये नहीं जरूरी है कि माहौल कोई बनाएगा, वो अपनों से बन जाता है। देखिए अपने से बन गया है। तो देखिए इसका कारण क्या हुआ, इसमें हम लोग समझेंगे कि पुनर्जागरण का कारण क्या हुआ। पहला ये कारण था, इतना बड़े साहित्य में, संस्कृति में, दर्शन में परिवर्तन होने का बड़ा कारण क्या था? क्यों परिवर्तन हुआ? तो देखिए ये होगा, ये पहला कारण होगा व्यापार तथा नगरों का विकास हुआ। ये ना कि ये लोग व्यापार करने लगे। को पता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी में खोज होने लगे थे। खोज तो जानते हैं ना, एक देश से दूसरे देश जाने लगे थे। देखिए इसमें हम लोग को खोज के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी वो चैप्टर आ गया है, अभी नहीं, वो चैप्टर आ गया, भौगोलिक खोज के भी बारे में पढ़ना है। तो खोज होने लगे थे यानी कि नाविक एक देश से दूसरे देश जाने लगे थे। क्या होने लगे थे? जाने लगे थे, और नए देशों का खोज होने लगा था और व्यापार भी बढ़ने लगा था। जब नाविक एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वहां पर देखते थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, लोग रहते कैसे हैं, कौन सा चीज उपयोग करते हैं जो हम उपयोग नहीं करते हैं। होता है ना, कहीं पर जाते हैं, कहीं पर दूसरे जगह जाते हैं तो देखते हैं अच्छा क्या क्या यहाँ पर है जो हम लोग उपयोग नहीं करते, क्या नया है, क्या नया दिख रहा है, तो हम लोग नया ट्राई करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, कहीं रिलेशन में कहीं पर भी जाते हैं तो कोई नया खाना दिख जाता है। खाना मतलब भोजन,
भोजन नया दिख जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। भोजन अगर अच्छा लगता है तो हम लोग भी सोचते हैं क्या घर पर आकर उसको ट्राई करें, क्या करें घर पर आकर उसको बनाएं। या कुछ भी चीज अच्छा लगता है देखते हैं कि हमारे यहाँ वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको करने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा चीज होता है उसको करने की कोशिश करते हैं। ये भी वैसा ही हुआ कि व्यापार और नगरों का विकास होने से व्यापारी क्या होगा, व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाने लगे, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, दूसरे देश जाने लगे। और जाने से क्या हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिवर्तन भी हुआ। साहित्यिक परिवर्तन में क्या हुआ, साहित्यिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में क्या हुआ, साहित्यिक परिवर्तन में वहां का जो दूसरे देश का साहित्य था ना वो अपने देश में लाकर ट्रांसलेट करके अपने देश के लोगों को पढ़ने के लिए ये लोग दे देते थे। क्या करते थे, पढ़ने के, ताकि जो अच्छी बातें होगी, मान लीजिए कोई भी किताब है जो दूसरे देश में अच्छा है और दूसरे भाषा में है तो क्या करते हैं अपने भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ते। जैसे मूवी होता है ना, कोई भी बढ़िया मूवी है जो दूसरे भाषा में बना हुआ है तो उसको क्या करते हैं अपने भाषा में कन्वर्ट करके उसको, और लोग क्या करते हैं देखते हैं ना, और लोग नहीं कन्वर्ट करते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं जो फिल्म को कन्वर्ट करने वाले होते हैं वो करते हैं। तो कन्वर्ट करके क्या करते हैं देखते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही था। उस समय किताबों को कन्वर्ट किया जा रहा था एक भाषा से दूसरे भाषा में, इस समय फिल्मों को किया जा रहा है। जैसे ये भी इस समय कोई भी घटना हो रहा है तो फिल्म बना दिया जा रहा है। आपको पता भी होगा, कोई भी घटना होगा ना फिल्म बन जाएगा, उसको 2-3 साल बाद फिल्म पक्का बन जाएगा। लेकिन उस समय कोई भी घटना होता था क्या किया जाता, किताबों में लिखा जाता था, क्योंकि उस समय कोई साधन ही नहीं था। तो क्या किया जाता था, ये साहित्य का क्या होने लगा, अनुवाद होने लगा। ये सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परिवर्तन आए और साहित्यों का अनुवाद होने लगा, साहित्यों का अनुवाद होने लगा। और गणित में भी परिवर्तन आया, होने लगा। और गणित में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। गणित में परिवर्तन ये आया ना, मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में व्यापारी जाते थे, ठीक है, अब पता चलता था कि यहाँ का माप तौल कुछ अलग है, वहां का माप तौल कुछ अलग है। ये अब मान लीजिए ये पूरा विश्व में क्या चलता है, और अपने अपने देश का मात्रक अलग अलग होता है, लेकिन ये ऐसा मात्रक होता है, यानी कि वो इंटरनेशनल होता है, वो सबके लिए मान्य होता है। क्या होता है, सबके लिए मान्य होता है। आप एसआई मात्रक के बारे में पढ़े होंगे, क्लास 10th में शायद पढ़े होंगे एसआई मात्रक के बारे में। एक अपने अपने देश का अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ का केजी है, इंग्लैंड में यही पाउंड हो जाता है, पाउंड में मापा जाता है, हम लोग केजी में मापते हैं। तो हो जाएगा दिक्कत ना, व्यापार करना होगा दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए अभी तो एक कॉमन बनाया गया, एसआई मात्रक बनाया गया, लेकिन उस समय कोई ऐसा एसआई मात्रक था ही नहीं। जब एसआई मात्रक नहीं था तो ये लोग एक देश से दूसरे देश क्या करते थे, सीखते थे। अच्छा वो ऐसा बनाया है मापने वाला, तो हम भी बना सकते हैं, अच्छा है तो हम भी बनाएंगे। या ये इस देश से सीखते थे दूसरे देश में। यानी कि गणित में भी क्या हुआ, गणित में भी बदलाव हुआ, देखिए ऐसे ही बदलाव हो रहा था, बदलाव हुआ। यही तो पुनः जागरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है पुनः जागरण हो रहा है, बदलाव हुआ। नगरों का भी विकास होने लगा, यानी कि उस जैसे घर बनाए हैं ना, हम भी वैसे ही घर बनाएंगे अपने देश में। क्या करेंगे, वो जैसे घर बनाए वैसे ही हम अपने देश में। जैसे बहुत सारे पुरातात्विक स्थल खोजा गया तो मिला गया कि यहाँ पर भी वैसे ही घर बने, और दूसरे जगह कहीं और उसके समानांतर में जो खोजा गया वहीं पर भी वैसे ही घर बने हैं। वैसे ही ये भी क्या करते थे, नगरों का विकास टाइम पे वैसे ही करते थे। अच्छा वो बहुत बढ़िया लग रहा है घर, वहां पर गए थे व्यापार करने, बढ़िया घर, जैसे हम लोग भी कहीं पे जाते हैं दूसरे जगह तो क्या होता है, अच्छा बढ़िया घर लग रहा है, अच्छा हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते तो लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसा ही बनाए। ठीक वैसी तरह ये भी ट्राई करते थे, अच्छा हम भी क्या करें, बनाए। उसके बाद ये गणित में परिवर्तन हुआ। अब दूसरा कारण था कागज तथा मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। कागज का भी आविष्कार हुआ, मुद्रण कला का। मुद्रण का मतलब होता है छापने वाला मशीन बन गया। अब छापने वाला मशीन बन गया, साहित्यों में परिवर्तन आया। क्या हुआ, साहित्य लिखाए जाने लगे और अधिक मात्रा में कागजों पर। पहले किस पर लिखा जाता है, ताम्र पत्र पर लिखा जाता है, शिलालेख पर। कितना लिखिएगा, पत्थर पर और ताम्र पत्र पर कितना लिखिएगा। वो ताम्र पत्र जो पत्ता होता है, वो ताड़ का जो पत्ता होता है उस पर कितना लिखिएगा। बारिश हो इसमें भीग कर खराब होने का बड़ा दिक्कत होता था, खराब हो जाएगा बारिश में भीग कर। पत्थर वाला तो नहीं खराब था, पत्थर वाला मेहनत तो बहुत ज्यादा लगता था, तो उससे थोड़ा कम लोग लिखते थे। लेकिन ये कागज का आविष्कार होने के बाद, उसके बाद इसी समय भी आसपास में कागज का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, ये बहुत अलग परिवर्तन हुआ। और भी बहुत सारे साहित्यों के क्या हुआ, तेजी से साहित्यों की रचना होने लगी, होने लगी। अब देखिए साहित्य की रचना होने लगी और मुद्रण कला का विकास होने से क्या हुआ। अब मान लीजिए एगो किताब जो है उसी तरह से और 10 गो किताब छापना है,
तो क्या होता था, अब देख देख कर वो लिखेंगे। लेकिन मुद्रा का ये मुद्रण कला का विकास भी छापने वाला होता था, एकदम बहुत जल्दी उस किताब को क्या हो जाता था, उसी तरह का किताब छपा जाता था। जैसे फोटोकॉपी देखे इस समय ना, फोटोकॉपी से कितना जल्दी फोटोकॉपी निकल जाता है, उसी तरह से ये मुद्रण कला भी था। मुद्रण कला उसी से ना फोटोकॉपी वाला मशीन बनाया। अब तो नया हो गया, वो तो बहुत विकसित हो गया, उस समय उतना विकसित नहीं था, इस समय तो बहुत विकसित हो गया। तो वही मुद्रण कला का विकास होने से भी क्या हो रहा है, अधिक किताबों की छपाई होने लगी, अधिक किताबों की छपाई होने लगी, किताबों की छपाई होने लगी। अब छपाई होने से अब आपको मन में सवाल हो, छपाई होने से क्या फायदा होगा, पुण्य जागरण इससे कैसे हो जाएगा। अब छपाई होने से होने लगा तो बहुत लोगों तक वो किताब पहुंचने लगा, आम लोगों तक सस्ता किताब हो गया ना। अब एगो ताम्र पत्र पर लिखवाइएगा, शिलालेख पर एगो लिखा जा रहा है कागज पर, तो कागज वाला तो कसम तो सस्ता होगा ना, सस्ता तो हो ही जाएगा। तो क्या हुआ, सस्ता हो गया, आम लोगों तक वो किताबें पहुंचने लगी। जो अच्छी अच्छी किताबें थी वो आम लोगों तक पहुंचने लगी, और आम लोग भी क्या होने लगे, जो कॉमन लोग भी थे वो लोग भी अपना अधिकार के बारे में जानने लगे, ये हमें करना चाहिए, दूसरे देश में लोग ऐसे कर रहे हैं, हमको भी ऐसे करना चाहिए, ये सब पूरा बढ़िया से लोग जानने लगे। तो क्या हुआ, पुण्य जागरण हुआ, मतलब अच्छे अच्छे कार्य लोग क्या करने लगे। अब देखिए मानववादी विचारधारा का प्रभाव, मानववादी विचारधारा का प्रभाव क्या हुआ, दर्शन के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ। दर्शन अलग से पढ़ेंगे, दर्शन के क्षेत्र में क्या क्या विस्तार हुआ आगे पढ़ेंगे। तो मानववादी विचारधारा का प्रभाव हुआ, क्या हुआ कि ये यूनान में बढ़िया, जो उधर यूरोप की तरफ ही, उधर ही ये अच्छे अच्छे दार्शनिक उत्पन्न होने लगे। एक दार्शनिक का आप लोग नाम सुने होंगे, अरस्तु का तो नाम सुने होंगे। अरस्तु के साहित्यों को, अरस्तु के जो साहित्यों को अनुवाद किया जाने लगा। और अरस्तु के गुरु कौन थे, अरस्तु के गुरु तो प्लूटो, ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो। एक में जो अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अरस्तु किसका गुरु थे, किसके गुरु थे, सिकंदर को पहचानते हैं ना, सिकंदर को बहुत अच्छा से पहचानते होंगे, जो भारत पर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया था, यहाँ से सपना टूट कर गया था वही। उसको कौन उसके गुरु थे, अरस्तु ने उसको क्या दिया था, अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया था, बहुत अच्छा तरह से, इसीलिए ना इतना महान राजा, इतना बड़ा शासक बन पाया। देखिए हुआ था ये था, अरस्तु थे यूनान के, ध्यान रखिएगा ये बात को, अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के, और वो था मकदुनिया का जो राजा थे फिलिपी, जो वो फिलिप्स राजा थे, मकदुनिया के फिलिप्स राजा थे, तो उसके पिता थे, किसके, ये सिकंदर के पिता थे, कौन थे, फिलिप्स। तो फिलिप्स ने इनको अरस्तु को बुलाया, अरस्तु को देख रहे हैं इतने अच्छे अच्छे रचना कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो पढ़ाते तो भी बहुत अच्छा होंगे, तो इसको अरस्तु को बुलाए कहाँ, यूनान से अपने देश बुलाए, कहाँ, मकदुनिया में बुलाया, और इसको पढ़ाने के लिए कहा, किसको, सिकंदर को पढ़ाने के लिए कहा। तो सिकंदर को अच्छी तरह से पढ़ाने लगे। जब बड़ा हुआ सिकंदर, जब राजा बन गया, तो ये अपने देश कहाँ वापस लौट गए, यूनान लौट गए, ये देश अपना यूनान लौट गया। इसके बाद अपना ये जो सिकंदर था, अपना विश्व विजेता बनने का सपना देखकर घूम रहा था, इधर उधर जीत रहा था देश। भारत में आने के बाद सपना टूट गया, तो पता है कैसे सपना टूटा हुआ है, अगर पढ़े होंगे पेपर 1 में हम लोग पढ़ाए हैं बहुत अच्छा तरह से। तो अरस्तु के साहित्य को रचना होने, ये अनुवाद होने लगे, इससे भी मानववादी विचारधारा में परिवर्तन। अब अच्छे लोगों की साहित्य पढ़िएगा, अच्छे जो लोग हैं उनकी बातें पढ़िएगा, तो दिमाग भी तो अच्छा होगा ना। जिस तरह से दिमाग में बातें इन्फॉर्मेशन जो फिट करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन ना बाहर ही निकलता, और क्या अलग से कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा। अब मान लीजिए कोई अलग की बात जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब, साहित्य कोई नाम धरेगा तो हमारे मन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब मान लीजिए कोई बोलेगा भैंस के बारे में, तो भैंस हम देखे हैं, भैंस के बारे में जानते हैं, तो ना भैंस के बारे में मन में आएगा, बेचारा भैंस के कहते नामे नहीं सुने तो क्या आएगा। वैसे ही अगर अच्छा बात अगर समझिएगा, पढ़िएगा अच्छा बात, तो क्या आएगा, दिमाग में से अच्छी बात आएगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि जो सफल लोग होते हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, यानी कि जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जो लिखते हैं वो क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये लोग भी क्या हुआ, कागज का आविष्कार हो ही गया था, मुद्रण कला का आविष्कार हो ही गया था, तो ये लोग भी क्या करने लगे, सारे चीजों को पढ़ने लगे। उसके बाद इनके जो अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे थे। तो क्या हुआ, उनकी भी जो साहित्य है उनका भी अनुवाद किए जाने लगा। देखिए प्लूटो के ये एक दार्शनिक थे। प्लूटो क्या थे, दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे, इसको इंग्लिश में फिलोसोफर बोला जाता है। अब ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं समाज के बारे में। देखिए इनकी एक अच्छा बात ये है कि सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सीखने में बहुत दर्द होता है।
यानी कि बिना दर्द के कुछ नहीं सीख सकते हम। इनका ही बात है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इनका ही बात है। इन्होंने कहा था कि सीखना कोई बच्चे का खेल नहीं है, सीखने में बहुत दर्द होता है। यानी कुछ भी सीखना है तो ये नहीं कि बस ऐसे ही देख लिए तो सीख जाएंगे, नहीं, सीखने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये नहीं कि ऐसे भी सीखे सोचेंगे कुछ हम, मान लीजिए ये भी आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही देख कर सीखे तो सीख जाएंगे, नहीं। जब तक इसको अच्छा समझेंगे नहीं, इसको दोबारा पढ़ेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, दोबारा लिखेंगे नहीं, कैसे अच्छा समझ में आएगा, सीख पाएंगे पूरा से, नहीं। तो वही यही बोले थे कौन, अरस्तु को और भी बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं जो ये कह कर गए थे। तो ये भी कारण था एगो, कौन, ये यूरोप के मध्य काल में, यूरोप के पुनः जागरण का काल था, जिससे इतने अच्छे अच्छे साहित्य की रचना हुई, ये सब पुनः जागरण का ही तो है बात। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अगला वाला जो आगे वाला जो दर्शन के बारे में पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, हमें लगता है बहुत अच्छा से समझ में आ गया। इसके आगे अगला वाला भाग में हम लोग बात करेंगे, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।